तो हमने देखा कि अष्टांग योग सबसे पहले किसने दिया गया, महर्षि पतंजलि ने। उसके 8 अलग अलग अंग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि। अब इसको हम लोग कैसे सीखें, कैसे याद करें। तो सबसे पहले हम 8 अंगों के एक बार देख लेते हैं कि उनके नाम किस तरह बताए गए हैं। पहला देखिए हमारा लिखा हुआ यम। यम, जब भी आप बार बार यम यम बोलेंगे, यमा यमा बोलेंगे, तो उसमें देखिएगा एम पे फोकस हो रहा है। तो एम के बाद क्या आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, एन। तो एन से हमारा हो गया नियमा, यमा नियमा। उसके बाद ए से खत्म हो रहा है, तो ए से आसन। आप अगर मेरे साथ इस तरह बोलते भी जाएंगे तो बहुत आसानी से सीख भी लेंगे। सिर्फ वीडियो देख के ही आप जान जाएंगे कि अष्टांग योग में कितनी इंटरेस्ट चीजें बताई गई हैं। तो पहले मैंने फिर से मैं बता देता हूँ। यम में आप देखिए बार बार यम में बोलेंगे तो यम में एम पे फोकस आता है, तो एम के बाद इंग्लिश अल्फाबेट क्या आता है, एन। एन से नियमा हो गया। नियमा में ए से खत्म हो रहा है, तो ए से हमारा अगला हो गया नियम, आसना। यम नियम आसन। ये 3 के बाद अगला जो हमारे हैं वो 2 पी आप याद रखिए, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्राणायाम, प्रत्याहार। और लास्ट जो हमारे 3 कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, धरना, ध्यान और समाधि। इसके बारे में मैंने बच्चों को एक ट्रिक बताई थी कि आपने देखा होगा कि जिस तरह गांव के लोग आपस में इस तरह बात करते हैं, बोलते हैं, जब कोई भी सामान खो जाता है तो अक्सर वो इस तरह बात करते हैं कि धरना ध्यान से, नहीं तो खो जाएगा। तो धरना ध्यान से मतलब समाधि। तो धरना ध्यान और समाधि। इस तरह आप ये पहले 8 अंगों का नाम जरूरी है, इसके बारे में डिटेल में है वो मैं क्लास में और वीडियो में ही बना दूंगा, लेकिन पहले नाम जरूरी है कि हम उन नाम को कैसे समझ सके, कैसे याद कर सकें। तो उसी बारे में एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई हुई है, एक बार फिर से मैं आप देख लीजिएगा। यम, यम में एम आ रहा है, तो एम मतलब एन आता है एम के बाद में इंग्लिश अल्फाबेट में। यमा नियमा, नियमा में ए से खत्म हो रहा है तो आसना। ये 3 मेन कंपोनेंट्स बताए हैं, यम नियम और आसन। इसके बाद याद रखिए 2 पी हैं, प्राणायाम और प्रत्याहार। और लास्ट में धरना ध्यान से, यानी धरना ध्यान और समाधि। इस शुरुआत के जो आपको यहाँ 5 कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार तक यानी 1 to जो 5 कंपोनेंट्स दिए गए हैं, इनको बहिरंग बोला गया है। और जो लास्ट के 3 कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, धरना ध्यान और समाधि, इनको अंतरंग बोला गया है। तो ये 8 कंपोनेंट्स है जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में शामिल किया, योग सूत्र में। अब इनके कुछ सब कंपोनेंट्स है, जैसे आप देख सकते हैं यम के 5 पार्ट्स हैं और नियमा के भी 5 पार्ट्स हैं। इनको कैसे हम समझें, याद करें। तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि हर एक वर्ड में मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। जैसे इसमें मैंने बताया था अहिंसा, तो अहिंसा में आप समझ सकते हैं अहिंसा जो मतलब बताया गया है, नॉन वायलेंस बताया गया है। जैसे आपने सोशल स्टडी में भी सीखा होगा, गांधी जी ने अहिंसा आंदोलन किया था, ठीक, उन्होंने हिंसा का विरोध किया है। तो अहिंसा वहीं से लिया गया है, नॉन वायलेंस, यानी हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो एस से आप बार बार अहिंसा बोलोगे, सा आता है। तो एस से अगला जो हमारा यम का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, सत्य। तो पहले अहिंसा है, दूसरा हमारा क्या है, सत्य। और असत्य का विलोम आपको पता है क्या होता है, असत्य। लेकिन ये असत्य नहीं लिखा है, क्या लिखा है, अस्त्य। मैं याद करने के वो तरीके बता रहा हूँ जिसमें आप इसको एग्जाम में बहुत इजीली से कर पाएंगे। तो पहला हमारा अहिंसा है, अहिंसा, अहिंसा बोले तो एस आ रहा है लास्ट में, ऐसे सत्य। इस सत्य का विलोम क्या होता है, असत्य। लेकिन ये क्या लिखा है यहाँ पे, अस्त्य। अस्त्य के बाद आप देखिए ए से खत्म हो रहा है, ए से अपारिग्रह। अपारिग्रह को आप थोड़ा सा समझेंगे, ग्रह मतलब क्या होता है, घर, ठीक। आप अपार ग्रह से इससे आपको रिलेट कर सकते हैं। और इंग्लिश अल्फाबेट में एक बार क्या आता है, बी, बी से ब्रह्मचर्य। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं फिर से एक बार। यम के जो पहला पार्ट हमारा दिया गया है, ए से, इंग्लिश अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है, तो अहिंसा, अहिंसा एस सा पे फोकस आ रहा है, तो अगला एस से स्टार्ट हो जाएगा, सत्य। सत्य में आप देख सकते हैं कि विलोम उसके बाद आता है, सत्य का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त्य। इसका आप ध्यान रखेंगे, नाम में थोड़ा चेंजमेंट है, असत्य नहीं होता, इसमें क्या होगा, अस्त्य। उसके बाद ए से खत्म हो रहा है तो अपारिग्रह। और इंग्लिश अल्फाबेट में एक बार क्या आता है, बी, बी से ब्रह्मचर्य। अब बात करते हैं नियमा में। नियमा में आप देख लीजिएगा, इसमें आप 2 एस याद कर लीजिएगा, शौच और संतोष। 2 एस याद करना आपको, शौच संतोष। इंग्लिश अल्फाबेट में टी के बाद, एस के बाद क्या आता है, टी। टी से हमारा तपस हो गया। संतोष का मतलब बताया गया है, सेटिस्फेक्शन के बारे में बात की गई है। शौच मतलब बताया गया है बॉडी के माइंड से नेगेटिविटीज को दूर करना, अपनी बॉडी से जो आपके नकारात्मक विचार है उसको बाहर निकालना। इसके बाद देखिए आप एस, इंग्लिश अल्फाबेट में एस के बाद क्या आता है, टी। आप ये चाहो तो अंडरलाइन देख लीजिए, किया हुआ है, इसके आप को रिलेट कर पाएंगे सारी चीजों को। एस के बाद टी, टी से तपस। तपस में देखिए एस से खत्म हो रहा है, तो अगला जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा वो स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन या सेल्फ स्टडी करना, खुद के बारे में जानना। और लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ, ईश्वर प्रणिधान। इसकी मैंने आपको टिप बताई थी, जैसे मूवीज में अक्सर आपने देखा होगा, डायलॉग बोलते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ईश्वर होता है। तो वहां से दिया गया है ईश्वर प्राणी ध्यान। ईश्वर में कौन ध्यान लगा रहा है, प्राणी ध्यान लगा रहा है, तो ईश्वर प्राणी ध्यान। और जो सभी स्टूडेंट्स भी ये देख रहे हैं वीडियो, आपको पता है हम लोग असेंबली में जब भी प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं, ईश्वर प्राणी ध्यान। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। नियमा में 2 एस याद करने हैं आपको, शौच और संतोष। एस के बाद इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आता है, टी। टी से हमारा क्या हो जाएगा, तपस।
तपस में एस से खत्म हो रहा है तो स्व अध्याय, और लास्ट में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ईश्वर। तो ईश्वर प्राणी ध्यान। ये कुछ अष्टांग योग की कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे शेयर की। आप इसको लिख भी सकते हैं, इसको कॉपी में आप सभी लिख लीजिएगा। और इसी पे आप क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बन सकते हैं। जैसे अष्टांग योग मैंने इसके पहले ही बताया कि अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं। यम के बाद क्या आता है, नियम। यम में कितने पार्ट्स बताए गए, 5 पार्ट बताए गए। तो यम के जो 5 पार्ट बताए गए उसका लास्ट कौन सा है, ब्रह्मचर्य। पहला कौन सा था, अहिंसा। अब इसमें अंतरंग बहिरंग मैंने आपको बताया था, लास्ट के 3 अंग कौन से बताए गए, धरना ध्यान से, यानी धरना ध्यान और समाधि। यम नियम, तीसरा अंग कौन सा बताया गया है, आसना के बारे में बताया गया है। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नियमा के 5 पार्ट बताइए। तो पहला कौन सा है, सौच। 2 एस याद रखिए, नियमा में 2 एस कौन से, सौच और संतोष। तीसरा कौन सा बताया था, एस के बाद टी आता है, टी से तपस। और लास्ट मैंने बताया था नियमा के सबसे लास्ट, सबसे इजी आप याद कर सकते हैं, ईश्वर प्राणी ध्यान। ठीक, तो इसके माध्यम से आप अष्टांग योग बहुत इजीली समझ पाएंगे। और आप चलिए अब सिलेबस में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग 11th का जो मेन फर्स्ट टॉपिक दिया गया है योगा प्रैक्टिसेस का, यूनिट 1 का क्लास 11 में दिया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे योगा एमेटोलॉजी, डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड मिसकंसेप्शन टेस्ट। योगा एमेटोलॉजी का मतलब होता है कि जो योगा का बेसिक हो गया, योगा शब्द की जो उत्पत्ति काम है, वो कहाँ से आया है, उसका अर्थ क्या है। तो इसके बारे में मैंने इसके वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि योगा शब्द की जो उत्पत्ति संस्कृत भाषा से है, उसकी डिटेल आप वहां से देख सकते हैं। पर इसके बाद जो अगला टॉपिक इसमें दिया गया है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स दैट आर पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय द योगा। ह्यूमन बींग्स की जो हमारे हम लोग हैं, उनके बॉडी पार्ट्स के कौन कौन से हैं जो योगा से अफेक्ट होते हैं, जो योगा के प्रभाव में आते हैं। ये जितने भी बॉडी पार्ट्स आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब आप बहुत इजीली समझ सकते हैं अगर अपने आप इसको आप फील करें, आपके ही बॉडी पार्ट्स में। जैसे कि हम ब्रेन की बात कर लें, स्टमक की ग्लैंड्स की बात करें, हमारे बैकबोन की बात करें, पेंक्रियास की बात कर लें। एक इसमें सबसे अलग थोड़ा आपको लगेगा, स्प्लीन के बारे में भी इसमें बात की गई। स्प्लीन का मतलब होता है, ये स्टमक के ग्लैंड पाया जाता है स्टमक में हमारे। इसका काम होता है बॉडी को प्यूरिफाई करना। जैसे आपके रेड ब्लड सेल हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, उसको प्यूरिफिकेशन काम करता है स्प्लीन। बाकी जितने भी आप यहाँ पे पार्ट्स देख रहे हैं, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो योग द्वारा अफेक्टेड होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। आप बहुत इजीली अगर आप हेड से स्टार्ट करते हैं याद करना, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूमन बॉडी के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो योगा से अफेक्टेड होते हैं, तो आप अपने आप को ही फील करके समझ सकते हैं कि पहले हमारा हेड आ रहा है, हेड के बाद आपका हेड में कौन सा है, ब्रेन आ रहा है, ब्रेन के बाद आपका हार्ट आ रहा है, हार्ट के बाद आप देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आप ही के बॉडी पार्ट में इसके सारे नाम लिखे हुए हैं, अपने आप बता सकते हैं। ब्रेन, ब्रेन के बाद हार्ट, हार्ट के बाद लंग, लंग के बाद हमारा इंटेस्टाइन आता है, उसके बाद हमारा लीवर आ रहा है, फिर स्टमक की जब बात की जाए स्प्लीन, इसके बाद पेंक्रियास, पेंक्रियास जब आगे सारे पार्ट्स हमारे फ्रंट पास खत्म हो गए, बैक की बात आती है तो पीछे क्या हमारा बैकबोन और ग्लैंड्स। तो ये सारी चीजें हैं, आप इजीली बता भी सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। योगा के बेसिक्स के बारे में हमने जान लिया था। अब अगला हमारा है डेफिनेशंस, एम और ऑब्जेक्टिव के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे। योगा में महर्षि पतंजलि द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसमें कहा गया है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। आप देख सकते हैं अलग अलग डेफिनेशंस हर अलग अलग योग से दिए गए हैं। योग मतलब बताया गया है टू जॉइन और यूनाइट है। चित्त मतलब कॉन्शियसनेस यानी आपकी चेतना की बात की है। वृत्ति मतलब बताया गया फ्लक्चुएशंस यानी जो आपके मन में विचार बदलते रहते हैं। और लास्ट में निरोधा मतलब बताया गया पुटिंग ऑफ यानी आपके जो मन में जो विचार है, जो नकारात्मक आपके अंदर विचार है, उसको मन से बाहर निकालना और एकाग्रचित्त होकर अपने एम पे फोकस करना। इसको महर्षि पतंजलि ने बताया है। अगली तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें बताया गया है एम ऑफ योगा। योगा का मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है, टू अचीव अ स्टेट ऑफ वननेस विद द वर्ल्ड, नेचर एंड योरसेल्फ। इसमें आप 3 एस्पेक्ट्स पे आप ध्यान देंगे कि इसमें जो वननेस के बारे में एक बात की गई, आपके वर्ल्ड जो विश्व के बारे में, नेचर के बारे में और आपके बारे में। इससे मैंने आपको पहले ही योगा में बताया कि योगा में 3 मेन एस्पेक्ट बताए गए हैं, माइंड, बॉडी और सोल। इन्हीं की आपस में कनेक्टिविटी बताई गई है, उसी को एम की तरह आगे इसमें जोड़ा गया है। वर्ल्ड में इसे बताया गया है कि हम दुनिया से कैसे नेचर के साथ मिलके और खुद के साथ जोड़ के हम योग की उत्पत्ति कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा की तरफ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रमोट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3 वर्ड्स आपको मिलेंगे इसमें, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग। फिजिकल है आपकी जो शारीरिक आपकी जो हेल्थ है उसके बारे में बात की है, आपकी मेंटल यानी मानसिक जो आपकी शक्ति है उसके बारे में बात की गई, हम कैसे अपने शरीर को, अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल वेल बीइंग के बारे में बताया गया है कि हम ईश्वर से, डिवाइन पावर से हम कैसे जुड़ सकते हैं। यानी इसमें ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया है। अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम लोग अगले यूनिट में हम योगा के बारे। अब हम
आगे हम जानेंगे कुछ योगा की ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम आगे इस चैप्टर में यूज करेंगे। जैसे पहला हमारा दिया गया है आसन। आसन में हम सिंपल ये जान सकते हैं कि जो बॉडी पोस्चर हमारा होता है, आपका कंफर्टेबल पोस्चर जिसमें आप सीधे बैठ के ध्यान लगा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसन बोलते हैं। अब आसन में बॉडी पोस्चर में कई कैटेगरीज बांट दी गई, जैसे 8 लिम्स इन आयुर्वेद, जो अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने बात की है। इसके बाद बंद की अगर हम बात कर ले तो बंद में इंटरनल और ड्यूरिंग द योगासना हमारी बॉडी में 7 चक्रास पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग बंद लगाए जाते हैं। जैसे कि पहला हमारा अगर बात करें तो उद्यान बंद है, फिर जालंधर बंद है, फिर मूल बंद है। ये 3 मेन मूल बंद माने गए हैं। बंद में अगर हम बात कर लें इंटरनल लॉक के बारे में बात करें, जैसे अगर हम जालंधर बंद की बात करते हैं तो अपने जो इंटरनल हमारे जो मसल्स है उनको लॉक करते हैं, जालंधर बंद। इसके बाद जैसे अगर हम दूसरा बंद के बारे में बात करते हैं उद्यान बंद में हम अपने जो स्टमक्स हैं, कोर मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं, अंदर की तरफ बंद लगाते हैं, अंदर के आपके जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेच करते हैं, कंसाइज करते हैं, और लास्ट में है हमारा मूल बंद पाया जाता है। उसी बंद में हम लोग 7 चक्रास जो है उसको हम लोग लगाते हैं। कैसे हैं, जो 7 चक्रास होते हैं, पहला जैसे हमारा सहस्त्र चक्रास है, ये 7 चक्रास हमारे हेड से लेकर सेंट्रल ऑफ बॉडी पार्ट तक होते हैं। पहला हमारा सहस्त्र चक्र है, ज्ञान चक्र, विशुद्ध चक्र। सहस्त्र चक्र जो है सबसे पहला चक्र है, वो हमारे हेड यानी सेंटर ऑफ माइंड में पाया जाता है, जो कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज्ञा चक्र जो है वो हमारे हेड के थोड़ा नीचे सेंटर ऑफ माइंड में पाया जाता है, अलग नीचे। विशुद्ध चक्र जो है हमारे नेक में पाया जाता है। सहस्त्र चक्र, ज्ञान चक्र, विशुद्ध चक्र, इसके बाद सारे चक्रास हमारे बॉडी पार्ट में अलग अलग हैं। इसके बाद 3 चक्रास हैं, अनाहत, मणिपुर और स्वादिष्ठान। ये आपके चेस्ट से स्टार्ट होते हैं, आपके अंडर कोर मसल्स तक होते हैं, अनाहत, मणिपुर और स्वादिष्ठान। और लास्ट में हमारा क्या है, मूलाधार चक्र है। ये जो 3 चक्रास हैं ये अलग अलग आपके बॉडी सिस्टम्स के रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर बात करें स्वादिष्ठान की बात करें तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मणिपुर, अनाहत की बात करें तो आपके जो लंग्स हैं उससे रिलेटेड, जो कफ कोल्ड होता है उससे रिलेटेड होते हैं ये सारे चक्रास। अगर ये सारे चक्रास आपकी बॉडी में एक्टिवेटेड हैं तो आप फिट रह सकते हैं, तो डिजीज जो है वो आपसे दूर रह सकते हैं। अगला हम बात करें, आगे हम बात करते हैं दोष। 3 तरह के दोष हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, पित्त, वात और कफ। ये 3 अलग अलग दोष हैं। इसके बाद बात की गई है मुद्रास के बारे में बात की गई है। आप जानते हैं कि हैंड से कुछ मुद्रास होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहला अक्सर हम मेडिटेशंस में कहते हैं ज्ञान मुद्रा, तो अपने फर्स्ट फिंगर और थंब को जब ज्वाइन करते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा है। इसी तरह और भी कई सारी मुद्रास हैं। तो हैंड्स के जो गेस्चर्स होते हैं उसको हम मुद्रा के बारे में जान कहते हैं। अगला है हमारा पावर योगा के बारे में जानना। पावर योगा क्या है, टाइप ऑफ अष्टांग योग, फोकस ऑन फिटनेस, सैक्रम। अब अष्टांग योग में हम लोगों ने 8 अंगों के बारे में बात की थी, उसी को ही उन्होंने पावर ऑफ योगा के बारे में बोला गया है। अ ट्रायंगुलर शेप बोन सिचुएटेड एट द बेस ऑफ स्पाइन। सैक्रम की बात की गई कि जब भी हम लोग आसन में बैठते हैं, स्ट्रेट होकर बैठते हैं, तो हमारे बॉडी पार्ट के सेंटर ऑफ जो हमारा बैक है इसके नीचे एक बोन पाई जाती है, इसको हम लोग सैक्रम के नाम से जानते हैं। इसी को ही हम लोग एक्टिवेट करते हैं। अगला है हमारा मंत्र। मंत्र हम किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टैंडिंग फॉर क्रिएटिंग। मंत्र का ही आपने देखा होगा कि भगवत गीता में मंत्रों के उच्चारण किया गया है, लेकिन ये है क्या, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। जैसे अगर सिंपल हम बात करें, ओम चैंटिंग हम करते हैं, तो ओम चैंटिंग भी मंत्र का एक हिस्सा है। ग्रुप ऑफ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको एक साथ हम लोग एक लय में उच्चारण करते हैं। इसके बाद हम लोग पतंजलि, एक शब्द है पतंजलि, इसके बारे में लोग भी जानते हैं पतंजलि क्या है, इन्होंने किसकी उत्पत्ति की है। इंडियन से हु कंपाइल्ड द योग सूत्रस। योग सूत्र के बारे में अगर हम बात करें तो जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडियन मैथोलॉजी में अलग अलग थीम्स होती हैं, योग के बारे में बताया गया है, उसी के बारे में ऋषि पतंजलि का ही योगदान है। इन्होंने योग सूत्र का निर्माण किया, इसमें 8 अलग अलग अंगों के बारे में बताया गया है। ये थे हमारे कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग योगा में यूज करेंगे। इसको आप सब नोट्स भी कर सकते हैं। इन जो हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, बताए हुए हैं, इन सबको मैंने एक वीडियो के फॉर्म में भी डाल दिया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑब्जेक्टिव योगा के बारे में बात करेंगे। कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसमें सिलेबस में बताया गया है। जैसे सबसे पहला है फोकस एंड कंसंट्रेशन। जब भी हम योगासना बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमारा सबसे पहले कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, फोकस इंक्रीज होता है। इसके बाद अटेन हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना और चेतना के बारे में इसमें बताया गया है। योगा हमारी चेतना को भी डेवलप करता है। इसके बाद इंटीग्रेट यानी मोरल वैल्यूज, जो नैतिक कुछ सिद्धांत है हमारे, जैसे कि मैंने अष्टांग योग के बारे में भी आपको उसमें बताया था। जो हमारा पहला यम नियम है, यम नियम आसन बताया है। यम जो हमारा पहला है उसको फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसमें हमने मोरल वैल्यूज के बारे में बताया गया है। हम अपने मोरल वैल्यूज जो हमारे नैतिक सिद्धांत है उसको डिवेट कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं। अष्टांग योग में भी इसके बारे में मोरल वैल्यूज के बारे में बताया गया है। जो हमने पहला अष्टांग योग जो पहला अंग हमने पढ़ा था यम, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, हमें हिंसा नहीं करनी है।
सत्य मतलब हमें हमेशा सच बोलना, आस्ते मतलब नॉन स्टीलिंग यानी हमें चोरी नहीं करनी है। तो इन सारी मोरल वैल्यूज को हमने योगा में सीखा। अगला है प्रैक्टिस ऑफ मेंटल हाइजीन। अपनी मानसिक जो हमारे विचार है, नकारात्मक ऊर्जा के बारे में नहीं सोचना है, नेगेटिव थॉट्स को मन में नहीं लाना है, ये सारी चीजें हम योगा प्रैक्टिस से सीखेंगे। अगला नेक्स्ट हमारा है बूस्ट सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बारे में भी इसमें बताया गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा प्रैक्टिस में जब भी हम योग ध्यान लगाते हैं, हमारे सम्मान में और हमारे कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। अगला है स्ट्रेंथन्स द माइंड बॉडी एंड कनेक्शन। अक्सर ऐसा पाया गया है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा मन अलग काम करता है, हमारा शरीर अलग काम कर रहा है, हमारे विचारों का मेल नहीं हो पा रहा है। तो ये भी इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव पाया गया है कि हमारे मन और बॉडी यानी हमारा माइंड और बॉडी में एक कनेक्टिविटी को लाता है योगा। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं योगा प्रैक्टिसेस के, इसको हम सबको मिलकर फॉलो करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ेंगे जिसका नाम है मिसकंसेप्शंस अबाउट योगा। कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों के बीच में अक्सर रहते हैं, वो हम आज यहाँ पे देखेंगे सीखेंगे। जिससे पहला हमारा दिया गया है योगा इज अ टाइप ऑफ रिलीजन। योगा को अक्सर ऐसा पाया गया है कि धर्म से जोड़ा गया, जबकि ये कोई धर्म नहीं है। इसे कोई भी जाति वर्ग या धर्म के लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे बताया गया है नेक्स्ट है योगा इज प्रैक्टिस एंड परफॉर्म ओनली बाय सन्यासीज एंड सीरीज। अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि हमेशा जो योग मुनि है या जो योगाचार्य है केवल वही योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम सब कोई भी, छोटा बच्चा भी है या बड़ा भी है या बुजुर्ग भी कोई वृद्ध है, तो वो भी योगा प्रैक्टिस कर सकता है। अगला नेक्स्ट हमारा योगा इज कंफाइंड ओनली टू आसनास एंड प्राणायाम। अक्सर ये भी बात करते हैं कुछ लोग केवल आसनास और प्राणायाम कहीं मेल केवल योगा है, जबकि हमने भी अष्टांग योग में सीखा है कि कुछ मोरल वैल्यूज के भी बारे में बताया जाता है, अटैचमेंट्स के बारे में, ये सारी चीजें योगा में बताई जाती है। केवल आसनास और प्राणायाम ही नहीं है, बहुत सारी चीजें यहाँ हम लोग मिलकर योगा में हमने सीखी है। अगला है योगा कैन बी डन एनीवेयर एनी टाइम। ये ध्यान रहे कि ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि योगा कहीं भी आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, जबकि योगा का हमेशा जो सही समय बताया गया है वो सुबह का बताया गया है। मॉर्निंग के समय में हम योगा को परफॉर्म कर सकते हैं। अबाउट योगा में जो लास्ट पॉइंट बताया गया है फिट रिच एंड हेल्दी पर्सन ओनली कैन प्रैक्टिस, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों के बीच में ये भ्रांति काफी फैलती है कि जो फिट है या रिच है केवल वही प्रैक्टिस कर सकते हैं, सामान्य वर्ग का आदमी भी प्रैक्टिस कर सकता है इसको। तो ये थे हमारे कुछ मिसकंसेप्शन अबाउट योगा। आगे हम जानेंगे इसके बारे में आगे नेक्स्ट